साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं रघुचंद निहाल जी से। निहाल जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी, थैंक यू। धन्यवाद। साथियों, इसके पहले कि मैं इनसे आपकी मुलाकात कराऊं, बताना चाहूँगा कि निहाल जी समाज को लेकर के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने गाड़ा महासभा का गठन किया है उनके साथियों ने मिल करके, जिसके वो संयोजक भी हैं और समाज को ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं। आज उनसे ही उनके बारे में, उनकी संस्था के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए निहाल जी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? मैं तो छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ और मेरी शुरुआती पढ़ाई लिखाई यहीं रायपुर से ही हुई है। कक्षा प्राथमिक शाला से लेकर ग्रेजुएशन तक सब कुछ यहाँ रायपुर में ही हुआ है और इग्नू से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अच्छा। उसके बाद में सोशल वर्क में आया हूँ, तब से सोशल वर्क कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी। तो हमने सुना है कि आपके कुछ साथियों ने मिलकर के गाड़ा महासभा का गठन किया है और पिछले दिनों संविधान दिवस के समय में एक बड़ा कार्यक्रम भी आप लोगों ने रायपुर में किया है। तो मैं चाह रहा हूं कि इसके बारे में आप बताइए कि ये गठन करने का क्या कारण है और कैसे सारे लोगों को आपने जोड़ा है। जी, ये एक्चुअल में इसका गठन तो 2013 में हुआ है और इसको गठन करने से पहले पूरे समाज के युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, महिलाएं और हमारे समाज में एक आंतरिक रूप से ऐसे सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए मांदी कुटुंब नाम की एक व्यवस्था है। तो उन सारे लोगों को भी बुला के मीटिंग करके साल भर में 8 से 10 मीटिंगें हमने की और सब लोगों से चर्चा किया, सलाह मशवरा किया कि हमारा जो समाज है ऐसे विभिन्न संगठनों में ऐसे बंटा हुआ है और एक समाज को एक ऐसा प्रमुख हमको देना चाहिए जिसमें समाज पूरा संचालित हो। ऐसा सोच के हमने एक अवधारणा रखा कि पूरे अब समाज को संगठित करने की ज़रूरत है। उसके लिए पूरे साल भर तक एक अभियान चलाया, मिशन एकीकरण के नाम से। और उस साल भर में पूरे बस्ती बस्ती हम गए, लोगों से मिले, उनको बताया कि हमारा जो समाज है, हम जिस जाति के हैं, हमारे जात के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को संगठित होकर एक सेंट्रल कमेटी या एक केंद्रीय संस्था हमको बनाने की ज़रूरत है। और उसमें फिर सारे लोगों की सलाह मशवरा से केंद्रीय गाड़ा महासभा का गठन 2013 में हमने किया है और तब से फिर ये चल रहा है जी। तो अभी जैसा कि देखने को मिलता है कि जितने भी जो उत्कल समाज के लोग हैं या उड़िया समाज के लोग हैं जो कि छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं या यहीं के मूल के भी हैं बहुत सारे लोग, तो यहाँ पर किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कतें तो ऐसे बहुत है। खास तौर पे एक जाति प्रमाण पत्र का मसला हमारा लंबे समय से चल रहा है। चूँकि हमारा जो समाज है वो अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है, गाड़ा कम्युनिटी है और छत्तीसगढ़ का जो कास्ट की जो सूची है उसमें गाड़ा कम्युनिटी 24 में दर्ज है। और ऐसे तो बेसिकली हमारे समाज को ऐसे बोला जाता है कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। लेकिन 1936 में जब उड़ीसा प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय में अगर देखा जाए तो वो सेंट्रल प्रोविंसेस का जो दौर था जो मध्य भारत में, तो उस मध्य भारत में संबलपुर से लेकर नागपुर तक ये पूरा एक था। तो उस दौर में जब ये उड़ीसा का गठन मतलब हुआ 36 में, तो हम उधर रह गए, जबकि हमारा जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ से है और रायपुर तो हमारा जिला रहा है, महासमुंद हमारा तहसील रहा है। तो हम हिस्सा हैं एक्चुअल में छत्तीसगढ़ का, लेकिन निवासी हो गए हम उड़ीसा के, जिसके वजह से हमको उड़िया समाज या उत्कल समाज कहा जाने लगा। अच्छा। जबकि इन दो शब्दों से हमारा बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि भाषा जो है वो उड़िया भाषा में बातचीत कर रहे हों आप लोग, लेकिन चूंकि प्रदेश जो है वो बटा, उसके कारण ऐसा लगता है, लोगों के अंदर भ्रम आता है कि उड़ीसा से आए हुए हैं, उड़िया समाज के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
यहीं के मूल निवासी हैं और यहीं के रहने वाले हैं, ऐसा आप कहना चाहते जी जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि उस दौर में हम छत्तीसगढ़ का ही एक हिस्सा रहे हैं मध्य भारत के समय में, क्योंकि छत्तीसगढ़ गठन होने से पहले हम मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश के पहले हम सीपीएन बरार के थे। तो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम हमारी रोटी बेटी, हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी परंपराएं, हमारा खान पान सब छत्तीसगढ़ से मिलता है। अभी भी देखेंगे तो देवभोग और ये जो सुकमा वाला जो पूरा जो बेल्ट है, रायगढ़ से लेकर पूरी एक जो खड़ी लाइन जो आती है छत्तीसगढ़ की बाउंड्री लाइन, छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने भी जो लोग रहते हैं वो सब उड़िया भाषा में बात करते हैं, जबकि उसको उड़िया ना बोल के उसको हम कोशली बोलेंगे हम। अच्छा। क्योंकि हम कोसल बेल्ट के लोग हैं, तो हम उड़ीसा के जिस बेल्ट के लोग हैं वो कोसल बेल्ट कहलाता है। जैसे अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो दुर्ग और राजनांदगांव वाले एरिया को हम दक्षिण कौशल बोलते हैं, तो उधर हम ऐसे उधर पूर्वी कौशल के लोग हैं। तो हम छत्तीसगढ़ के ही हिस्सा हैं। लेकिन विशेष तौर पे हम देखें तो चूंकि हम गाड़ा कम्युनिटी के हैं और अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, तो उसको लेकर कास्ट सर्टिफिकेट का एक मसला हमारे साथ में रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट का या कोर्ट का एक जो 1950 का जो एक क्लॉज जो निकल के आया कि जो व्यक्ति 1950 में जहाँ रहता था वो वहाँ का निवासी कहलाएगा, तो उस क्लॉज में हम फंस गए। क्योंकि जरा आप ऐसे अगर आप सोचें कि इसको कि कोई व्यक्ति गांव में रह के अगर शहर कमाने के लिए आया है उसी प्रदेश का ही, और अब चूंकि शहर में बस गया, उसका रोजी रोजगार भी शहर में हो गया और बच्चे भी बड़े होके एजुकेशन वगैरह भी शहर में हो गया, तो गांव छूट गया। और 1950 के पहले अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ी कम्युनिटी SC ST और OBC के पास वो ज़्यादातर भूमि ही नहीं रहे हैं, और भूमि का जो संबंध है वो राजस्व से है, और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड की मांग की जाती है। तो हमारा कई पीढ़ी छत्तीसगढ़ में हम रह गए और वहाँ पर हमारी पहले से भूमिहीन थे, यहाँ पर भी आके हम भूमिहीन रहे, और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमको राजस्व रिकॉर्ड की जरूरत है, वो भी 1950 का। तो ऐसे ये चीज़ तो पूरे भारत में करोड़ों लोगों के पास में नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हम वंचित हैं। वरना अगर छत्तीसगढ़ का नागरिक, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी मानते हुए अगर जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र बनाने में जो दिक्कत आ रही है वो इस कारण आ रही है कि उसका डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं है। खास करके जो मिसल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जी, आमतौर पर जमीन का जो पुराना डॉक्यूमेंट है, ये बात तो सही है। मैं भी दर्शकों को इस बीच में बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में आती है और छत्तीसगढ़ के ही मूल निवासी हैं ये लोग, लेकिन इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहता, क्योंकि जमीन जो है उनके पास नहीं था, उनके पूर्वजों के पास नहीं था जमीन, इसीलिए वो जमीन का पेपर पेश नहीं कर पाते हैं। और एक और डॉक्यूमेंट मांगा जाता है जिसको कहते हैं दाखिला खारिज। अगर पूर्वज कहीं पे एक दिन भी क्लास अटेंड किया हो कोई स्कूल में, तो दाखिला खारिज में उसका नाम और उसकी जाति दर्ज हो जाती है, उसको भी एक डॉक्यूमेंट के रूप में माना गया है। लेकिन 1950 और उसके पहले पढ़ने लिखने की जो बहुत ज़्यादा उम्मीद हम पूर्वजों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो शिक्षा की जो पहुंच नहीं थी वहाँ तक, दूर दराज गांव तक पहुंच नहीं थी, और लोगों का उस तरह से पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं था, तो इस कारण वो भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। तो अभी आपकी जो संस्था है वो इन सब परेशानियों को, इनका सॉल्यूशन करने के लिए क्या विचार रखते हैं? क्या कुछ रणनीति है इसके बारे में? जी, इसके लिए बहुत पुख्ता रणनीति है। जैसे कि मैंने बताया कि गाड़ा महासभा का जो गठन इसीलिए किया गया है कि समाज संगठित हो। इसलिए हमने अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम भी किया था 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस के अवसर पर। तो शुरू से 2013 में ही हमने ये घोषणा कर दिया था कि समाज में हम लोकतांत्रिक प्रणाली से आम चुनाव कराएंगे, मतदान प्रणाली से समाज की पूरी भागीदारी होगी। तो ये और पूरे समाज को जो एक संगठन, एक मुखिया का जो एक कंसेप्ट है जो अपन 2013 से लेके आए हैं, वो हम देने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो परेशानी से जितने लोग भी जो जूझ रहे हैं समाज के लोग, वो समाज उसको अब हैंडल करेगा। उसको अभी किसी भी चीज़ के लिए एक अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, कोई ना कोई जवाबदेह तो होना चाहिए।
अभी तक विभिन्न मतलब ऐसे बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से सब काम कर रहे थे, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं आ रहा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जब तक समाज संगठित नहीं होगा, समाज में एक केंद्रीय संचालन समिति नहीं होगी, समाज का एक सर्वमान्य मुखिया नहीं होगा, तब तक किसी भी डिसीजन पे हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक समाज का आम चुनाव कराने का घोषणा किया है। उसमें यह होगा कि समाज का एक केंद्रीय नियम बनेगा। केंद्रीय नियम बनने से समाज सुचारू रूप से संचालित होगा और उसमें एजुकेशन को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर, जाति प्रमाण पत्र का मसला हो या आवासहीन लोगों का मसला हो या ऐसे सामाजिक विघटन का मसला हो, पारिवारिक मसला हो, उसको समाज में सुलझाया जा सकेंगे। और इस तरह से समाज के प्रति एक संगठन का दायित्व भी बढ़ेगा और संगठन के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। इस तरह से समाज संगठित होकर चलेगा तो छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या, उसको हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे। उसको ये उद्देश्य है उसका ये। तो वैसे जो ऐसी समाज है उसको तो बहुत सारी दिक्कतें आती ही हैं और रहती ही है, लेकिन अभी आपने बताया कि एक समस्या के बारे में, और किस तरह की समस्याएं जो हैं वो गाड़ा समाज में आती हैं? समस्याएं तो ऐसे बहुत है, लेकिन प्राथमिकता जिन समस्याओं की है उसमें सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा को लेकर और दूसरा नशा को लेकर। ये एक समस्या की शिक्षित का ना होना, नशे के क्षेत्र में जाना, तो समाज का उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसको लेकर हम लोग बहुत गंभीर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट शिक्षा को लेकर बहुत काम कर रही है, लेकिन उसका लाभ हमको बहुत ज़्यादा मिल नहीं पा रहा है। और इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों तक पहुंचना। तो हमारे कार्यकर्ता सब अब तक लोगों के घर घर पहुंच के शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उसके साथ साथ संगठन में हमने ऐसी व्यवस्था बना के रखा हुआ है कि आने वाले दिनों में जब हम आम चुनाव कराएंगे तो उसमें हमने एक सारे डिपार्टमेंट का एक एक विभाग बना रखा है। जैसे हमने शिक्षा समिति बना रखा है, तो ये चुनाव हो जाने के बाद में शिक्षा समिति का एक अध्यक्ष होगा और उसको, उस समिति को हम शासन के शिक्षा विभाग के साथ में हम जोड़ देंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में आम जनता को मिलने वाले जितने भी जो लाभ हैं वो समाज को सीधे मिलने लगेगा। ऐसे समाज के जितने भी जो जन कल्याणकारी विभाग हैं उन सारे विभागों का हमने एक एक विभाग बना रखा है। जैसे समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति विभाग और ऐसे बहुत सारे। जैसे हम देखते हैं कि आवास को लेकर भी एक बड़ी समस्या है। तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ऐसे बहुत सारे आवास योजना जो बन रहा है, तो उसमें हमारे लोगों को आवास बहुत संघर्ष के बाद मिलता है, क्योंकि उसमें भी वही डॉक्यूमेंटेशन, वो आप कब से व्यवस्था यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके पास में पूरा पेपर नहीं है, तो उसमें बहुत सारे लोग वंचित हो जाते हैं। इसके लिए हमने आवास विभाग एक अलग से बना के रखा हुआ है। तो ऐसी जितनी भी जो समस्या है जिसके लिए सरकार काम करती है, तो उन सारी चीज़ों को हम समाज के माध्यम से भी सरकार तक हम ले जाने का पूरा प्रयत्न इसमें कर रहे हैं। जिसके लिए इसमें एक मूल मंत्र हमने समाज को जो दिया है कि हम एक आदर्श से समाज की स्थापना करने जा रहे हैं। क्योंकि एक आदर्श से हमारा इसमें संबंध है कि एक आइडियोलॉजी तो किसी ना किसी का होना चाहिए। और भारत में अगर हम देखें तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा और आइडियोलॉजी क्या हो सकता है। भारत के जो एक शांति पुरुष जो है, मतलब प्रेम, दया, करुणा, शांति के जो प्रतीक हैं तथागत गौतम बुद्ध, उनसे बड़ा आदर्श और क्या हो सकता है। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने शिक्षा का अलग जगाया, माँ सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा के प्रति आदर्श का अलग जगाया। तो ये जो हमारे जो महापुरुष हैं, यही सब हमारे आदर्श हैं। इन्हीं के आदर्श के अनुसार, इन्हीं के वचनों के अनुसार हम अपने समाज की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और हर वो चीज़ जिससे समाज वंचित है उसके प्रति हम लोगों को अब जागरूक करते जाएंगे। और आने वाले दिनों में ऐसे 2025 तक का हमारा लक्ष्य है एक आदर्श समाज के रूप में स्थापित करने का। फिर सिस्टम सारी चीज़ों के ऊपर हम ऐसे बिठा देंगे कि अपने आप वो सिस्टम काम करने लगेगा। और आने वाले 10 से 15 सालों में हमारा भी समाज भी एक आदर्श समाज के रूप में स्थापित होगा। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि गाड़ा समाज जो है उसकी जनसंख्या के बारे में, कि वो छत्तीसगढ़ में कितनी है उसकी जनसंख्या, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे?
इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि प्रॉपर हमारा कोई सर्वे तो इसका भी है नहीं जिसमें हम एथेंटिक रूप से हम कह सकें कि अब इतनी संख्या में हम हैं। लेकिन एक लंबे समय से जैसे जब से हम काम कर रहे हैं तो एक अनुमानित हम ये कहते हैं कि हम 27 से 30 लाख के बीच में हम पूरे छत्तीसगढ़ में हैं, जिसमें से रायगढ़ से लेकर अपना नीचे वो गरियाबंद तक के बेल्ट तक वो पूरी लंबी पट्टी हमारे गाड़ा समाज से भरा हुआ है। रायपुर का पूरा आधा शहर हमारे गाड़ा समाज से भरा है। भिलाई और दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, ये बहुत बड़ा बड़ा बेल्ट है। ऐसे इतनी बड़ी संख्या में 25 से 30 लाख इसमें है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो हम एक प्रकार से राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में है। लेकिन बस वही मतलब किसी भी समाज का संगठन मतलब संगठित ना होना और अपनी राजनीतिक ताकत को न पहचानना, जागरूक ना होना, ऐसे कुछ फैक्टर हैं जिसके वजह से वो प्रतिनिधित्व जो हमको किसी राजनीतिक दल के द्वारा हो या स्वयं अपने बलबूते हासिल किया हुआ हो, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हो। एक प्रतिनिधित्व एक बड़ा जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। वो जो आने वाले दिनों में करेंगे अपन, उसमें प्रयास है। मतलब ये है कि एक बड़ी संख्या में यहाँ पर निवास करते हैं। अगर आप 25 लाख को कुछ कम कर लें, अगर हम मान लें 20 लाख की भी जनसंख्या है, तो शेड्यूल कास्ट की जो टोटल जनसंख्या है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो गाड़ा समाज का आता है। और जनगणना में भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जो जब लाभ मिलने की बात आती है तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनने के कारण वो लाभ गाड़ा समाज को नहीं मिल पाता है। इस तरह से और भी समाजों के साथ होता है, जिसकी जानकारी हम लोगों ने इससे पहले की भी दूसरी वीडियोस में भी चर्चा कर चुके हैं। और जिस तरह से निहाल भाई ने बताया कि जो एजुकेशन की समस्या है वो एक कॉमन समस्या है जो कि दलित समाज में है। पढ़ाई को लेकर के जागरूकता की कमी है, जिसके लिए लोगों को अलग अलग ढंग से जागरूक किया जा रहा है। और गाड़ा महासभा के तरफ से भी जो इन्होंने अपना संगठन बनाया है और संगठन के बीच में जो छोटी छोटी समितियां बनी हैं, उन समिति के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बड़ी ही अच्छी और प्रेरणा देने वाली जो बात है। तो निहाल भाई, मैं इसके आगे जो एक बात आती है कि जो समाज है वो संगठित हो, आगे बढ़े और अपनी एक पहचान बनाए, तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाती है जब समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वो एजुकेशन में आगे हो, पढ़ाई लिखाई में आगे हो। लेकिन आपने एक दूसरी समस्या का भी जो आपने चर्चा किया कि नशा को लेकर के भी एक बड़ी समस्या है। सिर्फ गाड़ा समाज की समस्या नहीं है। छत्तीसगढ़ अगर देखा जाए तो जो युवा वर्ग है छत्तीसगढ़ का, वो एक प्रकार से नशे में डूबा हुआ दिखता है। एक ये उड़ता पंजाब हमने सुना था और उसके ऊपर फिल्म भी बनी। काश कोई फिल्म जो है एक उड़ता छत्तीसगढ़ भी बना ले, ताकि लोगों को ये ध्यान जाए कि जो युवा शक्ति है छत्तीसगढ़ की वो किस प्रकार से शराब और बाकी दूसरे नशे की तरफ जा रही है। तो नशा को छुड़वाने के लिए कुछ कदम संस्था जो है आपकी जो 2013 से काम कर रही है, क्या इस संबंध में कुछ कदम उठाती है आपकी संस्था? हाँ, नशा के प्रति तो हम लोग हर साल कुछ ना कुछ एक जागरूकता अभियान चलाते हैं। बस्ती बस्ती जाके इसमें काउंसलिंग करते हैं, चर्चा करते हैं लोगों से। लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि नशा जो है वो शिक्षा के अभाव के कारण नहीं है। नशा वो जागरूक न होने के कारण है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर शिक्षित ना भी होगा तो उसे 2 वक्त का रोटी कैसे कमाना है, परिवार को कैसे पालना है, परिवार कैसे चलाना है, समाज में कैसे रहना है, मान सम्मान क्या होता है, इतना तो एक अज्ञानी व्यक्ति को भी पता होता है। तो वहाँ पर अशिक्षित व्यक्ति भी इतना सब कुछ अपने परिवार के लिए करता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति नशे में है तो उसका वो अज्ञानता के कारण है। तो हम लोगों के मिलकर ये बताते हैं कि ये नशा ये क्या है जिसकी वजह से इसको आपको बाहर होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि अगर अंधेरा अगर अपनी ज़िंदगी से अगर बाहर करना है तो ऐसे वो रस्सी से खींच के बाहर करने की चीज़ नहीं है वो। उसके लिए आपको कुछ एक उजाला करना पड़ेगा। अंधेरे कमरे में अगर आप एक मोमबत्ती करते हैं तभी उजाला होगा और अंधेरा अपने आप गायब होगा। वो अंधेरा रस्सी से खींच के बाहर निकालने की चीज़ नहीं है। तो ऐसे ही नशा भी को भी मैं ऐसे ही देखता हूँ कि
उसको अगर आप उसके अंदर अगर जागरूकता पैदा कर देंगे कि नशा तुम्हारे लिए क्यों बुरा है और नशा से तुमको क्या नुकसान है, तो वो उससे जो उसको आभास होगा और जागरूक होगा तभी वो बाहर निकल पाएगा। अब मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे दुनिया का कौन सा बच्चा अपने बच्चों से प्यार नहीं करता, परिवार से प्यार नहीं करता, लेकिन परिवार में रहने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति इस लेवल पर नशा कर रहा है कि उसमें उसका परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको जागरूक करना पड़ेगा परिवार के प्रति कि जरा सोचिए कि अगर आप कल इस दुनिया में नहीं रहे तो ये परिवार को आप किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे आप। ऐसी बहुत सारी मोटिवेशन चीज़ें हम बताते हैं जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये बात तो सही है और मेरे हित की बात हो रही है, उससे प्रभावित होते हैं लोग। कम तो हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन बिल्कुल। तो अब मैं आपसे जाते जाते ये जानना चाहूँगा कि आगे क्या प्लानिंग है, आगे क्या योजनाएं हैं आपकी। अगर आपसे पूछूं कि निहाल भाई की क्या योजनाएं हैं, और मैं ये भी पूछूं साथ में कि गाड़ा महासभा की क्या योजनाएं हैं, आगे क्या प्लान है जिसको कि लक्ष्य आपने बनाया है और उसको पूरा करने के लिए तत्पर है। जी, उद्देश्य तो आदर्श समाज की स्थापना है, 2030 तक का लक्ष्य है। अभी आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक प्रणाली से हम चुनाव करा रहे हैं। चुनाव हो जाने के बाद में फिर जो हम एक समाज के एक सेंट्रल नियम बना रहे हैं, ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से ही हमने प्रेरणा लिया है कि जब तक कोई भी समाज का अपना एक सेंट्रल नियम नहीं होगा, पूरे समाज एक सेंट्रल नियम से संचालित नहीं रहेगा, तो वो बिखरा हुआ रहेगा। वो अपन देख सकते हैं कि 1950 के पहले देश की क्या स्थिति थी, मतलब विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, अमीरी, गरीबी और विभिन्न प्रकार के मतलब अभाव में ग्रसित ये हमारा पूरा देश। एक बाबा साहब ने एक संविधान बना के सारे लोगों को एक छत्र के नीचे ला दिया और हर वर्ग, समुदाय के लोग, धर्म के लोग इस एक संविधान के नीचे सब संचालित हो रहे हैं और हम सब उसको मानते हैं। ऐसे ही समाज में भी होना चाहिए कि पूरे समाज का एक सेंट्रल नियम हो और वो नैतिक हो और लोकतांत्रिक हो वो, और मानव अधिकार के प्रति वो नियम हो। ऐसा ना हो कि वो जैसे और दूसरे प्रदेशों में समाज के लोग जो खाप पंचायत वगैरह चलाते हैं और वहीं पर वो अपना कानून, अपना न्याय चलाते हैं, ऐसा नहीं। व्यवस्था लोकतांत्रिक होना चाहिए। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला एक सेंट्रल नियम हम लाने जा रहे हैं जिसमें समाज को बहुत फायदा होने वाला है। मतलब ये है कि जो जातिगत जो प्रणाली है, जो पंचायत पहले हुआ करती थी जिसमें कि बहिष्कृत कर देते थे और कड़ी कड़ी सजा देते थे, वैसा नहीं होगा ना। और एक डेमोक्रेटिक ढंग से समाज के विकास के लिए ये संस्था काम करेगी। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी भी बात है कि इस तरह से अगर सभी जो दलित समाज के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, वो जागरूक होंगे, एकजुट होंगे, संगठित होंगे, तो निश्चित रूप से समाज का विकास होगा और आगे बढ़ेगा और वो विकास जो है देश के विकास में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना एक समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और फिर कभी आपके साथ में और भी कुछ मुद्दे पर बातचीत करेंगे। साथियों, धन्यवाद आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगले हफ्ते हम फिर किसी खास परिस्थिति को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में फिर से आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम। आपको भी जय भीम। नमस्कार, जय भीम।